हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ हर्डमानिया। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारा हर्डमानिया कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। कितने ही लोग होते हैं जो हर्डमानिया को कुछ इस व्यू में देखते हैं और कितने ही होते हैं जो हर्डमानिया को इस व्यू से देखते हैं। तो इस व्यू से देखने पर हमें हर्डमानिया की सिमेट्री का पता नहीं चलता, उसके दोनों अपर्चर्स के डायरेक्शन का पता नहीं चलता। सो हम इस व्यू को ज़्यादा डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। मैंने इसके नाम नहीं लिखे हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हो, उसमें आपको लेबल डायग्राम मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हर्डमानिया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ की पॉइंट्स हैं कि इसको एसिडियन भी बोलते हैं क्योंकि हर्डमानिया सेसाइल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। हर्डमानिया जो होता है वो मोटाइल नहीं होता है, वो एक ही जगह पे पाया जाता है, सेसाइल फॉर्म के अंदर होता है, कॉलोनियल होता है या फिर सोलिटरी फॉर्म में पाया जाता है। इसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक टेस्ट प्रेजेंट होता है। टेस्ट मीन्स कि इनके ऊपर कुछ आवरण पाया जाता है और उसी टेस्ट को हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इसीलिए हम हर्डमानिया को हर्डमानिया, एसिडियन, ट्यूनिकेट्स और एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सी स्कर्ट्स भी बोलते हैं। इनके जो दोनों अपर्चर्स होते हैं, हर्डमानिया हमेशा ही सी वाटर में पाया जाता है। तो जब भी इनके अंदर कुछ वाटर में कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो ये अपने अपर्चर के थ्रू वाटर को बाहर फेंक देते हैं फव्वारे की तरह। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सी स्कर्ट्स। सी स्कर्ट्स का मतलब होता है समुद्री फव्वारे। तो इसके 4 नाम हो गए हैं, हर्डमानिया, एसिडियन, ट्यूनिकेटा और सी स्कर्ट्स। तो ठीक है, और फिर हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं हर्डमानिया के अंदर। हर्डमानिया की जो शेप होती हैं वो कुछ ऑब्लॉन्ग टाइप की होती हैं, ओव्यूल शेप होती हैं, एक आलू की तरह या पर्स की टाइप की इसकी ना आकृति होती है। इनमें एक स्पेशल टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। इसकी सिमेट्री जो होती है इसीलिए हम स्पेशल टाइप की बोलते हैं क्योंकि इनमें जो दो अपर्चर होते हैं उसमें से एक का नाम होता है ब्रैंकियल अपर्चर और एक का नाम होता है एट्रियल अपर्चर। तो ये ए का मतलब हो जाता है एंटीरियर व्यू और ये हो जाता है पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला। और डी का मतलब हो जाता है डोर्सल जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय, और वी का मतलब हो जाता है वेंट्रल जिसका मतलब होता है अधरीय। तो ये आगे वाला पोर्शन होता है, उसी की तरफ एक अपर्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर। और ब्रैंकियल अपर्चर के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो हो जाती है पोस्टीरियर, पीछे वाला पार्ट। और पीछे वाले पार्ट पर अपर्चर नहीं होता है। अपर्चर कहाँ पे होगा? डोर्सल वाला जो पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर अपर्चर पाया जाएगा और इसके अपोजिट, डोर्सल वाले अपोजिट के डायरेक्शंस के थ्रू कौन सा होगा? वेंट्रल वाला साइड। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस डायरेक्शन के अंदर इसकी सिमेट्री का और इसके शेप के बारे में पता नहीं चलता है। तो हम इस वाले डायग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हमें ना इनकी सिमेट्री के बारे में पता चल जाएगा। ये जो आगे वाला पोर्शन है जिसको मैंने बोला था ब्रैंकियल अपर्चर, तो ये हो जाता है एंटीरियर। तो इसमें हमें एंटीरियर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये आगे वाला जो पोर्शन हो जाता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर और इसके पीछे वाला जो होता है वो हो जाएगा पोस्टीरियर। और एक जो अपर्चर होता है इसका, जिसको हम एट्रियल अपर्चर बोलते हैं, ये अपर्चर खुलता है डोर्सल व्यू की तरफ। तो ये हो जाता है इसका डोर्सल व्यू और इसके अपोजिट में हो जाएगा वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू की तरफ हार्ट प्रेजेंट होता है, ये हो जाता है हार्ट। और ये हो जाती है इसकी बड़ी वाली फेरिंग्स। फिर यहाँ से होते हुए इसकी एलिमेंट्री केनाल खुल जाती है, यहाँ से स्टोमक से होने के बाद ये एनस, इंटेस्टाइन के बाद में कॉइल, इंटेस्टाइन के बाद में खुल जाता है एनस के थ्रू, किसमें? एट्रियल कैविटी के अंदर। और ये एट्रियल कैविटी फिर एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर की तरफ खुल जाता है। तो इसके 2 अपर्चर होते हैं, एक जो होता है वो एंटीरियर व्यू हो जाता है और उसका ही अपोजिट हो जाता है पोस्टीरियर, और एक जो अपर्चर होता है वो डोर्सल व्यू की तरफ हो जाता है और उसका अपोजिट होता है वेंट्रल। तो अगर हम इमेजिनेशन के थ्रू अगर हम हर्डमानिया को देखेंगे तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो उसका हो जाएगा माउथ, और इसी से ये आगे वाला हो जाएगा और ये इसका पीछे वाला हो जाएगा। और यहाँ पर ना साइड में एक इसका अपर्चर खुल जाएगा जिसको हम बोलेंगे एट्रियल अपर्चर। और ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका डोर्सल पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका वेंट्रल पार्ट होगा। तो हमें इसकी सिमेट्री के बारे में पता चल गया
इसका जो शेप होता है वो ऑब्लॉन्ग टाइप का शेप होता है और इसकी सिमेट्री जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की सिमेट्री होती है। इसी के साथ इसके अंदर एक एट्रियल कैविटी पाई जाती है जो बहुत ही बड़ी होती है। ये हो जाती है इसकी एट्रियल कैविटी। एनस जिसके अंदर खुल जाता है वो हो जाती है एट्रियल कैविटी। इसी एट्रियल कैविटी के अंदर गोनाड्स की डक्ट वगैरह भी यहीं पे मिल जाती हैं। फिर इनमें एक टेस्ट पाया जाता है, मतलब एक कवच पाया जाता है इनका प्रोटेक्शन के लिए, और यही कवच इसके एक्सोस्केलेटन कहलाता है, इसका बाह्य कंकाल कहलाता है और इसको प्रोटेक्शन देता है और रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करता है। रेस्पिरेशन के हेल्प करने का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि इस टेस्ट में 5 टाइप की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। मैट्रिक्स, सेल्स, स्पिक्यूल्स जिनको बोलते हैं कैल्शियमिक कंटिकाए, फाइबर्स और ब्लड वेसल्स। तो रेस्पिरेशन का काम यहाँ पर ब्लड वेसल्स के थ्रू हो जाता है। ब्लड वेसल्स आती हैं ब्लड को लेकर और यहीं पे रेस्पिरेशन का काम होता है इनके टेस्ट में, इनके कवच में, और ये कवच इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसी के साथ साथ टेस्ट के बाद में, और ये जो टेस्ट होता है वो इस हर्डमानिया की जो बॉडी वॉल होती हैं, जो देह भित्ति होती है, इस देह भित्ति के एपिडर्मिस की प्रोड्यूसर कुछ, और ये जो बॉडी वॉल होती है हर्डमानिया के बॉडी वॉल के एपिडर्मिस के थ्रू इस टेस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जैसे एक टेस्ट ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये बॉडी वॉल फिर से नए टेस्ट को बना देती हैं और पुराने वाले टेस्ट को बाहर निकाल देती हैं। तो इनमें टेस्ट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी इनके ऊपर एक टेस्ट पाया जाता है जो कोमल होता है और इनके सारे वर्क करता है एक्सोस्केलेटन, प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन। तो इसी के लिए हम है ना हर्डमानिया को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं और सेसाइल फॉर्म के कारण हर्डमानिया को एसिडियन बोलते हैं। और उसके बाद ये सी वाटर में पाया जाता है। ये सी वाटर में पाया जाता है, मैराइन वाटर में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, खारे पानी में पाया जाता है और ये सिम्बायोटिक टाइप का होता है। हर्डमानिया जो होता है वो सहजीवी जीवन को बिताता है और उसी के साथ इसके अंदर 2 अपर्चर पाए जाते हैं। 2 अपर्चर होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। इसको सी स्कर्ट्स बोलते हैं क्योंकि जब भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है पानी में, यह पानी को ना फव्वारे की तरह अपने अपर्चर से बाहर निकालता है, इसीलिए इसको सी स्कर्ट्स भी बोलते हैं। इनमें ब्रैंकियल जो अपर्चर होता है ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं माउथ, और एट्रियल जो अपर्चर होता है उसको, और ये एट्रियल अपर्चर जो होता है वो एट्रियल कैविटी को खोल देता है। इनमें 2 पार्ट्स होते हैं बॉडी के, एक तो हो जाता है मेन बॉडी और एक हो जाता है फुट वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं पैर। तो इनमें 5 टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं टेस्ट के अंदर, ये हमने स्टडी कर ली। तो टेस्ट में एक होता है मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ ट्यूनिसिन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसी ट्यूनिसिन टाइप के कार्बोहाइड्रेट से मैट्रिक्स बना हुआ होता है और ये सारे स्ट्रक्चर इसी मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई हमें मिल जाती हैं। तो इनमें टेस्ट का जो कलर होता है वो यंग स्टेज में होता है ट्रांसपेरेंट होता है विद रेड स्पॉट्स होते हैं। रेड स्पॉट्स होने का मतलब है अगर वो यंग स्टेज है और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है टेस्ट और उनमें कुछ रेड स्पॉट्स हैं तो वो हल्का सा पिंक कलर का दिखाई देगा। और ये रेड स्पॉट्स होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनके टेस्ट में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और एडल्ट स्टेज के अंदर टेस्ट का कलर हो जाता है ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि पारभासी कलर हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला टाइप का कलर हो जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स की पॉइंट्स थे। तो इसके बाद ना हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर हर्डमानिया की जो स्पीसीज़ होती हैं वो 4 टाइप की प्रेजेंट होती है इंडिया के अंदर। हर्डमानिया पैलिएडा, हर्डमानिया सिलोनिका, हर्डमानिया एन्यूरेंसिस, हर्डमानिया म्यूरिटीना। फिर इसका अगर हम रिप्रोडक्शन देखें हर्डमानिया के, तो हर्डमानिया के अंदर यहाँ पर ना ये स्टोमक के पीछे यहाँ पर कुछ गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से मैंने एक गोनाड्स लिया है। इसी गोनाड्स के अंदर दोनों टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, दोनों टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन हमें डॉटेड ग्रीन कलर का जोन दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे टेस्टिक्यूलर जोन, और जो अंदर वाला ब्लैक वाली जो ये दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे ओवेरियन जोन। तो टेस्टिक्यूलर जोन से ग्रीन वाली जो हमें डक्ट दिखाई दे रही है ये हो जाती है हमारी स्पर्मेटिक डक्ट, और ये स्पर्मेटिक डक्ट एक बीच वाली मिडिल वाली बड़ी वाली डक्ट में खुल जाती है और ये भी बड़ी वाली डक्ट ग्रीन कलर की होती हैं जो ब्लैक के पास हैं, उसको हम बोलेंगे वैसा डिफरेंस शुक्रवाहिका। और ये जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है पोर्शन इसको हम बोलेंगे ओवेरियन जोन, और ओवेरियन जोन के अंदर ये जो लोब्स के अंदर आई हैं इनको हम बोलेंगे ओवेरियन डक्ट, और ये जो बड़ी वाली ओवेरियन ट्यूब में खुल जाती है उसको हम बोलेंगे ओविडक्ट। तो हमें पता चल गया कि हर्डमानिया के अंदर गोनाड्स के अंदर ये उभयलिंगी टाइप का होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट टाइप का होता है, उभयलिंगी टाइप का होता है।
तो हर्डमानिया एक उभयलिंगी होता है। इनमें मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ही किसके अंदर खुल जाते हैं, ये दोनों ही एट्रियल कैविटी के अंदर खुल जाते हैं और यहाँ से ये अपने एग और स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं और वाटर के अंदर रिलीज़ करने के बाद में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो हर्माफ्रोडाइट के बाद में हम पढ़ेंगे कि जब इनके अंदर ये उभयलिंगी होता है तो इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसका रीज़न होता है कि इनमें प्रोटोजाइगस कंडीशन पाई जाती है। अब ये वाली कंडीशन क्या होती है, तो प्रोटोजाइगस कंडीशन के अंदर हमारा जो ओवेरियन जो जोन होता है वो यंग स्टेज में मैच्योर हो जाता है और टेस्टिक्युलर जो जोन होता है वो एडल्ट स्टेज के अंदर मैच्योर होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइगस हमारी कंडीशन। तो इसी प्रोटोजाइगस कंडीशन के कारण ये उभयलिंगी होने के बावजूद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं जब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर एक हर्डमानिया अपने अंदर से अगर रिलीज़ करता है ओवम को तो दूसरे हर्डमानिया का स्पर्म आकर के मिल जाएगा और अगर एक हर्डमानिया का स्पर्म मिलता है तो दूसरे हर्डमानिया का ओवम आके मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनकी बॉडी के बाहर है ना इनका फर्टिलाइजेशन होता है, सी वाटर में हो सकता है और इनमें सेल्फ या ऑटो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसका रीज़न होता है इनमें प्रोटोजाइगस कंडीशन अप्लाई होती है। फिर अगर हम पढ़ेंगे एसिडियन टेडपोल लार्वा तो इनके अंदर हर्डमानिया में इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो इसी इनडायरेक्ट टाइप के डेवलपमेंट के अंदर इनमें एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और इसी लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। और इसी लार्वल स्टेज के कारण ये इसकी लार्वल स्टेज है और ये एसिडियन टेडपोल लार्वा एक मोटाइल फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि इनमें टेल प्रेजेंट होती हैं और यही लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस कर देता है तो ये अपने हर्डमानिया के अंदर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और हर्डमानिया में चेंज हो जाने के बाद में ये अपने टेल वगैरह इन सभी को डिजनरेट कर देता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। उनकी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ओनली वन कैरेक्टर जो होता है वो हर्डमानिया के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी कॉर्डेटा का, कि इनके अंदर जो गिल स्लिट्स होती है ना तो हर्डमानिया के अंदर भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के अंदर। ये वाला पार्ट फेरिंग्स का है तो यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी। लेकिन ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है इसके अंदर जो पाए जाने वाले कॉर्डेट्स के कैरेक्टर हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, तो ये सभी ना इस हर्डमानिया में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये आते आते लार्वल स्टेज से मेटामॉर्फोसिस के थ्रू हर्डमानिया के एडल्ट स्टेज में आते आते ये उन सभी कैरेक्टर्स का डीजनरेट कर देती है। केवल एक ही कैरेक्टर बचता है जिसको हम बोलते हैं गिल स्लिट्स। तो ये है ना हर्डमानिया में फेरिंग्स के पोर्शन के अंदर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं और ये मोटाइल फॉर्म में होता है। ये फ्री स्विमिंग करता है। जैसे ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे फिर ये एक लार्वल स्टेज बन जाती है और ये लार्वल स्टेज कुछ 3 से 4 घंटों के लिए फ्री स्विमिंग करती हैं। फोटो पॉजिटिव सनलाइट की तरफ स्विमिंग करती हैं और जियो नेगेटिव स्विमिंग करती हैं, सनलाइट की तरफ करती हैं। और इस लार्वल स्टेज के अंदर कुछ एडवांस टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और कॉर्डेट्स के 3 मेजर ये कैरेक्टर होते हैं। जो 2 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनके लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं और एक कैरेक्टर्स जो होता है वो हर्डमानिया के अंदर एज इट इज़ रहता है, लार्वल स्टेज से लगा करके हर्डमानिया के अंदर तक। और हर्डमानिया एक यूरोकॉर्डेट्स के अंदर आता है क्योंकि हर्डमानिया के अंदर किसी भी स्टेज में कॉर्डेट्स के कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि हर्डमानिया कॉर्डेट है। लेकिन यूरोकॉर्डेट्स में आने का रीज़न है कि हर्डमानिया के अंदर किसी भी स्टेज में, चाहे वो लार्वल स्टेज हो या हर्डमानिया की रियल स्टेज एडल्ट स्टेज हो, उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी ही। तो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर इसीलिए आता है क्योंकि हर्डमानिया की लार्वल स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये यूरोकॉर्डेट्स के अंदर आता है। यूरोकॉर्डेट्स लोअर कॉर्डेट्स के 3 सब फाइलम हैं। तो ठीक है, ये बस यही थे हमारे कुछ की पॉइंट्स हर्डमानिया के। तो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ते हैं हर्डमानिया के। सो आई विश आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा हर्डमानिया है
यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट्स? हर्डमानिया है यूरोकॉर्डेट्स, क्योंकि हर्डमानिया की किसी भी स्टेज में, चाहे वो लार्वल स्टेज ही क्यों ना हो, उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये यूरोकॉर्डेट्स हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम के लिए होती हैं, लेकिन हर्डमानिया के अंदर नोटोकॉर्ड केवल लार्वल स्टेज में ही होती हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं होती हैं। सो सिफेलोकॉर्डेट्स हमारा क्रॉस हो गया। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी नहीं होगा क्योंकि नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डेट्स के अंदर सिर से लेकर के टेल तक प्रेजेंट होती हैं, और हर्डमानिया की लार्वल स्टेज एसिडियन टेटपो लार्वा में नोटोकॉर्ड सिर से लगा कर के टेल तक नहीं पाई जाती हैं, तो हेमिकॉर्डेट्स भी नहीं होगा। और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है, लेकिन हर्डमानिया के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये नॉन कॉर्डेट्स भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ये यूरोकॉर्डेट्स हैं, क्योंकि हर्डमानिया की लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, विच वन ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ हर्डमानिया इन इंडिया? भारत के अंदर कौन सी जाति होती हैं हर्डमानिया की? तो हर्डमानिया कर्वेटा, हर्डमानिया पैलिएडा, हर्डमानिया कोलोना, हर्डमानिया मोमस। तो हमारा राइट आंसर है हर्डमानिया पैलिएडा, क्योंकि हमने हमारे कीवर्ड्स के अंदर कुछ 4 टाइप ऑफ पढ़े थे स्पीशीज़ के, तो इनके अंदर हर्डमानिया पैलिएडा हमारा प्रेजेंट था, तो ये हो जाएगा हमारा हर्डमानिया पैलिएडा। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। व्हाट काइंड ऑफ कलर इन हर्डमानिया ड्यूरिंग द यंग स्टेज? सोचो, व्हाट काइंड ऑफ कलर इन हर्डमानिया ड्यूरिंग द यंग स्टेज? ट्रांसपेरेंट? हाँ, शायद ट्रांसपेरेंट। अरे नहीं, यंग स्टेज के अंदर हर्डमानिया का कलर होगा हमारा पिंक। येलो, ब्राउन या ग्रीन? ट्रांसपेरेंट, पिंक, येलो, ब्राउन या ग्रीन? तो हमारा राइट आंसर है पिंक। तो पिंक होने का रीज़न क्या है? हमें तो पता है कि जो यंग स्टेज होती है उसके अंदर टेस्ट का जो कलर होता है, यंग स्टेज जो होती है उसके अंदर टेस्ट का कलर कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट विद रेड स्पॉट्स। तो रेड स्पॉट किसके रीज़न से होते हैं? ब्लड वेसल्स के रीजन्स थे। तो जब ब्लड वेसल्स थोड़े थोड़े रेड स्पॉट्स के रूप में दिखाई देती हैं तो यंग स्टेज में कलर कौन सा हो जाएगा? तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। सो हमने ये लिख दिया पिंक। तो हमारा राइट आंसर हो गया यंग स्टेज में कलर्ड इन हर्डमानिया पिंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर वाला, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन हर्डमानिया? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा हर्डमानिया के अंदर लंग्स, बॉडी, टेस्ट या फुट? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज हर्डमानिया इज टेस्ट। उनके टेस्ट के अंदर रेस्पिरेशन का काम होता है क्योंकि टेस्ट के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को लेकर के आती है टेस्ट के अंदर और यहीं पे रेस्पिरेशन का काम होता है। तो हर्डमानिया का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा? टेस्ट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट्स इन द टेस्ट ऑफ हर्डमानिया? तो हर्डमानिया का जो टेस्ट का जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? ट्यूनिसिन कार्बोहाइड्रेट्स। सो कौन सा होगा? ट्यूनिसिन, लैक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज? तो राइट आंसर इज ट्यूनिसिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डमानिया इज अ हर्माफोरडाइट, सो व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड? हर्डमानिया उभयलिंगी है तो उनमें किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा? तो उनमें किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन? नहीं, क्योंकि उनमें प्रोटोजाइगस कंडीशन अप्लाई होती है। उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों ही अलग अलग समय में मैच्योर होते हैं, तो इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? इंटरनल, आर्टिफिशियल? नहीं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो हमारे ये 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ हर्डमानिया इज़ कंप्लीट। और हम पढ़ते हैं हमारा 7th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हर्डमानिया इज़ कॉर्डेट? हर्डमानिया इज़ कॉर्डेट, क्या रीज़न है? नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स या पोस्ट एनल टेल? अरे अब ये तो चारों ही रीज़न हो जाते हैं कॉर्डेट्स होने के, लेकिन मैंने पूछा हर्डमानिया कॉर्डेट्स हैं, तो इसका रीज़न क्या है? हर्डमानिया जब भी उसका जो लार्वल स्टेज होता है एसिडियन टेटपोल लार्वा, तो जब भी वो लार्वल से मेटामॉर्फोसिस के अंदर हर्डमानिया में आता है तो
तो उसके सारे कॉर्डेट्स कैरेक्टर डीजनरेट हो जाते, केवल एक ही बचता है, वो हो जाते गिल स्लिट्स, और वो भी उसके फेरिंग्स के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिल स्लिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर वाला, विच टाइप ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा एसिडियन टेडपोल लार्वा है? फ्री स्विमिंग, ससाइल फॉर्म, सिम्बायोटिक या नोन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम बोल सकते हैं सेसाइल नहीं, क्योंकि इनमें तो उनमें एक टेल प्रेजेंट होती है और ये मोटाइल फॉर्म के अंदर पाया जाता है, मूवमेंट कर सकता है, लेकिन हर्डमानिया जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता है। और ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग, ये लार्वल स्टेज बनने के बाद फ्री स्विमिंग करता है, क्योंकि ये मोटाइल फॉर्म में होता है, इनमें एक टेल प्रेजेंट होती है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ, तो विच टाइप ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा? फ्री स्विमिंग, ससाइल इज नॉट आंसर, सिम्बायोटिक सहजीवी। तो जो लार्वल स्टेज होता है वो सहजीवी जीवन नहीं बिताता है। कौन बिताता है? हर्डमानिया, और इनमें से कोई नहीं। लेकिन फ्री स्विमिंग होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा, वो फ्री स्विम करता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन हर्डमानिया? हर्डमानिया के अंदर कौन सा टाइप का डेवलपमेंट होगा? तो हर्डमानिया के अंदर एक लार्वल स्टेज बनती है और उसको हम बोलते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। तो जिसके अंदर भी रिप्रोडक्शन के दौरान एक लार्वल स्टेज बनती है, उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म ना बन करके एक लार्वल स्टेज बनती है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष रूप का परिवर्तन। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन हर्डमानिया? डायरेक्ट, जिसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिज्म ही बनता है। इनडायरेक्ट, जिनमें लार्वल स्टेज बनती है। सेक्सुअल, तो सेक्सुअल कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, और असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। सो राइट आंसर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इनमें ना एक लार्वल स्टेज बनती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया? हर्डमानिया के अंदर कौन से टाइप का मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है? तो हर्डमानिया में रिट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है। ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वल स्टेज के अंदर एडवांस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, और जब वो लार्वल स्टेज अपना मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अपने एडल्ट फॉर्म के अंदर आता है, तो वो सारे एडवांस्ड कैरेक्टर डीजनरेट हो जाते हैं। जैसे कि एसिडियन टेडपोल लार्वा के सभी कॉर्डेट्स कैरेक्टर डीजनरेट हो गए थे, केवल एक ही बचा था, गिल स्लिट्स वाला। तो इनमें कौन से टाइप का मेटामॉर्फोसिस होगा? इनकम्प्लीट, कंप्लीट, रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। तो जिस भी तो ऐसी लार्वल स्टेज जो एडवांस्ड हो और अपने ऑर्गेनिज्म के एडल्ट फॉर्म में आते आते वो सारे एडवांस्ड कैरेक्टर्स को खो देती हैं, तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर इज रिट्रोग्रेसिव, प्रतिगामी कायांतरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शो रेड स्पॉट्स इन टेस्ट ऑफ हर्डमानिया। ओके, तो व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है कि हमें हर्डमानिया के टेस्ट के अंदर रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं? तो रीज़न इज़ द ब्लड वेसल्स। ओके, क्योंकि ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड पिगमेंट्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, और उन्हीं ब्लड के अंदर ब्लड पिगमेंट के कारण वो रेड स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं इन टेस्ट के अंदर। क्योंकि हमारे टेस्ट में 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैट्रिक्स, सेल्स, स्पिक्यूल्स, फाइबर्स और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के कारण हमें ना रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो हमारा राइट आंसर इज ब्लड वेसल्स। एट लास्ट हमारा 12th नंबर ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस मेसेनकाइमा सेल्स ऑफ लार्वल चेंज्ड इन हर्डमानिया। तो जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान में जो मेसेनकाइमा सेल्स हैं लार्वा की, एसिडियन टेडपोल लार्वा की, वो हर्डमानिया के अंदर आते आते किस में चेंज हो जाती हैं, किस में बदल जाती हैं? तो जो मेसेनकाइमा सेल्स होती हैं वो गोनाड्स में बदल जाती हैं, जननांगों के अंदर बदल जाती हैं। तो ये हो जाती है मेसेनकाइमल सेल्स। ये जो डॉट्स हैं ये लार्वल स्टेज के अंदर ये मेसेनकाइमल सेल्स है, और ये किस में बदल जाती हैं? तो ये किन में बदल जाती हैं? ये गोनाड्स के अंदर बदल जाती हैं। ये है ये हर्डमानिया के कुछ गोनाड्स हैं, तो इनके अंदर ना ये सेल्स बदल जाती हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान। किन में बदल जाती हैं? ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ लार्वा चेंज्ड इन हर्डमानिया इज राइट आंसर इज गोनाड्स।
सो बस ये थे हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू।